नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, बीजेपी खुद को ताकतवर दिखाने की जितनी कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे शक्तिशाली नेता साबित करने की रणनीतियां जितनी बनाई जा रही हैं, हर कोशिश में बीजेपी को कांग्रेस से मात मिल रही है। ताज़ा उदाहरण आज ही सामने आया है, जब मोदी सरकार अपने 9 साल पूरा करने का जश्न मनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने उसे इस 9 साल के जश्न पर, या कहें कि उसे इस तरह सवालों में घेरा है कि बीजेपी का जश्न फीका पड़ सकता है। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 साल पर 9 सवाल बीजेपी से पूछे हैं और इसका एक दस्तावेज भी जारी किया है, जो आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड में स्क्रीन पर। और इन 9 सवालों में बढ़ती कीमतों, बढ़ती आमदनी और भ्रष्टाचार से लेकर कोरोना महामारी और सामाजिक न्याय तक के मुद्दों को उठाया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा को जश्न मनाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन 9 सवालों का जवाब देना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि आज पीएम मोदी को माफी दिवस मनाना चाहिए। बीते 9 साल में जितनी बातें इन्होंने मैनिफेस्टो, वादों, भाषणों और मन की बात में की हैं, वो सब काल्पनिक हैं। 9 साल का हिसाब मांगने पर 900 साल पीछे मत ले जाइए। 9 साल में आपने क्या किया ये बताइए, ये कह रहे थे पवन खेड़ा। लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि ये 9 साल हर क्षेत्र और हर वर्ग की बदहाली के साल हैं। 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी हमारे 9 सवाल का जवाब दे दीजिए। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश, सुनिए जरा। साथियों, आज ही के दिन 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया था, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। और आज के दिन हम मजबूर हैं कि वही 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि इन 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। तो प्रधानमंत्री से सीधा सवाल, 9 सवाल का जवाब, प्रधानमंत्री जी आप चुप्पी तोड़िए। और इसके अलावा राहुल गांधी ने भी आज ट्विटर के जरिए, यानी ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात, अपने सवाल सामने रखे इन 9 साल पे। आइए जरा राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या कुछ कहा है ये देख लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की 9 साल की इमारत। महंगाई, नफरत और बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी अपनी इन नाकामियों की लीजिए जिम्मेदारी। हैशटैग नाकामी के 9 साल, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। और 9 साल 9 सवाल वही जो अभी आपको हम दिखा रहे थे, वही सारे अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम मसले हैं जो इसमें इस लंबी सी लिस्ट में है। 9 साल के 9 सवाल आप देख लीजिए। अर्थव्यवस्था, कृषि और किसान, भ्रष्टाचार, मित्रवाद, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाएं, ये तमाम जन कल्याण की योजनाएं, कोरोना मिसमैनेजमेंट, ये सब 9 सवाल। इन 9 सवालों का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो अपने सवालों से कांग्रेस ने बीजेपी के जश्न पर पानी फेर दिया है। वहीं राहुल गांधी की राह में रोड़ा अटकाने की बीजेपी की कोशिशें भी अब नाकाम हो गई हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में नए पासपोर्ट का मसला रोड़ा बन रहा था, लेकिन अब उस पर अदालत ने हरी झंडी दिखा दी है, या कहें तो अदालत से हरी झंडी मिल गई है। सांसद न रहने के कारण राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और सामान्य पासपोर्ट के लिए अदालत में एनओसी की अर्जी दी थी, लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस एनओसी पर अपनी आपत्ति दाखिल की। सुब्रमण्यम स्वामी इसके पीछे नेशनल हेराल्ड केस को वजह बता रहे थे, जिसमें उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी पर आरोप लगाए हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एनओसी के मसले पर सुनवाई हुई और राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाया गया। अब राहुल गांधी का सामान्य पासपोर्ट बन सकेगा और
बिना रोक टोक अब राहुल गांधी विदेश यात्रा कर सकेंगे और अभी पहली यात्रा उनकी अमेरिका के लिए तय है और तय दौरे पर वो जा सकेंगे, ऐसा लग रहा है। अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया है। जरा ये भी ले आइए इसी स्क्रीन पर कि राहुल गांधी अमेरिका में उनका जो दौरा है वो कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ क्या कुछ करने वाले हैं, अगर राइट साइड में चला पाएँ तो अदालत ने तो दोस्तों अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन इस मामले में जिस तरह बीजेपी ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, उससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी किस तरह राहुल के बढ़ते राजनीतिक कद के आगे बौना महसूस करने लगी है। इसीलिए मानहानि मामले में सजा आते ही राहुल की सांसदी ले ली गई और अब उन्हें विदेश जाने से भी रोकने की कोशिश हुई। हालांकि इंटरनेट की दुनिया में अपनी बात कहीं भी पहुंचाने के लिए कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है और राहुल का मोहब्बत का पैगाम तो देश विदेश में फैल ही रहा है। इसीलिए बीजेपी की फिक्र और बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हैं कि ये इसमें एक जो है एक कार्यक्रम, वो मोहब्बत की दुकान, ये देखिए 30 मई को मोहब्बत की दुकान, ये इनविटेशन है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC की तरफ से USA, और मोहब्बत की दुकान और इन बे एरिया, और ये कैलिफोर्निया में हो रहा है। ये प्रोग्राम 30 मई को हो रहा है प्रोग्राम, राहुल गांधी इसमें जा रहे हैं। अब ये साफ है कि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, ये आज जो NOC मिल गया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है। लेकिन इससे पहले 9 साल की बात हम कर रहे थे और 9 साल से और राहुल गांधी की अमेरिका के बीच में एक और मामला है। वो मामला फंसा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन, और उसकी पहली तस्वीर आप देखिए विजुअल। इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शेयर किया है, अंदर से लेकर बाहर तक की ये तस्वीर है और वीडियो है। और इस वीडियो को, ये ओरिजिनल वीडियो जिसका जश्न कैसे मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि 20 विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है और लोगों से अपील की है कि आप इस वीडियो के साथ वॉइस ओवर करके भेजिए और हैशटैग लिखना ना मत भूलिए। जरा उस प्रधानमंत्री के ट्वीट को ले आइए सामने। देखिए प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है, इस वीडियो को अपने स्वयं के वॉइस ओवर यानी इसके ऊपर अपनी आवाज के साथ साझा करें जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को रीट्वीट करूंगा। हैशटैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड का इस्तेमाल करना ना भूलें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है। ट्वीट के साथ में उस वीडियो अब ले आइए सामने और चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो को इन्होंने शेयर किया। तो एक तरफ जश्न मनाने की कोशिश, एक नहीं दो जश्न। आज 9 साल पूरे हुए, 26 तारीख मोदी सरकार के, और इस 9 साल पर पानी फेरने की कोशिश या जश्न पर ऑलरेडी कांग्रेस ने पानी फेर दिया है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ 9 सवाल पूछ के कांग्रेस ने, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी पानी फेर दिया है क्योंकि राहुल गांधी को विदेश जाने से रोकने की कोशिश हो रही थी। उस पर कोर्ट से मोहर लगने के बाद वहां भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। और तीसरी असफलता जो बीजेपी की है वो ये है कि इसी संसद भवन, जो बिल्कुल नया नवेला जो भवन है, इस भवन के उद्घाटन समारोह से 20 विपक्षी दल बाहर हैं। 20 विपक्षी दल इसमें नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि 9 साल पूरा होने पर जश्न मनाने के साथ साथ क्या बीजेपी को आत्ममंथन भी करना चाहिए। नफरत और विभाजनकारी राजनीति से जनता थक चुकी है और राहुल की मोहब्बत वाली राजनीति उसे पसंद आने लगी है। जनता की पसंद का बदलना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत शायद नहीं है। क्या बीजेपी इन बदलते संकेतों और जनता के मन की बात को पढ़ पाएगी या सत्ता के जश्न में डूबी रहेगी? सवाल कई हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, खोजते हैं हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों के जरिए। आइए जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका स्वागत है। धनंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद अब गांव से लौट के आ गए हैं। धनंजय जी आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी आपका स्वागत। और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत। थोड़ी देर बाद 1-2 साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। कोशिश कर रहे हैं हम कि अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है वहां से भी इस पूरे
राहुल गांधी जो अमेरिका जा रहे हैं वहां जश्न का या वहां राहुल गांधी के कार्यक्रम कौन कौन से होने वाले हैं, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जो हैं उनको भी जोड़ने की हम कोशिश करेंगे अमेरिका से थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी अभी सुबह का वक्त है, वहां पे सो के जगह हैं वहां के लोग। लेकिन उससे पहले यहां जो कुछ चल रहा है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, बहुत कुछ आज, एक नहीं तीन खबरें हैं और इन तीनों खबरों में आपकी पहली प्रतिक्रिया, 9 साल 9 सवाल, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए राजीव जी, आपने यूज किया शब्द कि जश्न। किस बात का जश्न? 9 साल में किस बात का जश्न? जो 2014 के पहले वादा किया गया था कि सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, अगर ये वादे पूरा न करने के बाद भी कोई आदमी जश्न मना सकता है और जश्न शब्द का उपयोग कर सकता है तो मुझे हंसी आती है। देखिए, वास्तविकता में पिछले 9 साल में राजीव जी, भारतवर्ष में केवल एक चीज में उन्नति हुई है, एक चीज इंप्रूव हुई है, वो हुआ है सामाजिक विद्वेष, आपस में घृणा, आपस में जहर, एक दूसरे की विद्वेष के अंदर बढ़ा है, जो मैंने अपनी 71 साल की उम्र में जो पहले नहीं देखा वो पिछले 9 साल में देखा है। आपस के अंदर आप सोचिए, कोई भी हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो क्या चाहता है? क्लास में टीचर क्या चाहता है? राजा अपने राज्य में क्या चाहता है? कोई अफसर अपने मातहत कर्मचारियों के बीच में क्या चाहता है? वो चाहता है शांति, सद्भाव, समभाव हो, आपस में झगड़े ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो। पहली बार विश्व में हमने देखा था, जर्मनी में स्थिति देखी थी, कोई राजा अपने माताओं के माध्यम से ये कोशिश करे कि विद्वेष बढ़े, और विद्वेष बढ़े तो उसका साम्राज्य कैसे सुखी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में वो देश कैसे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे सुखी हो सकती है राजीव जी। तो 9 साल के अंदर आपकी जीडीपी लगातार गिरती रही, कैसे कैसे आपने निर्णय लिए, जनता को बार बार आपने लाइन पे लगा दिया, नौकरियों की स्थिति बुरी है, व्यापारियों की स्थिति बुरी है, युवाओं की स्थिति बुरी है, किसानों की स्थिति बुरी है। आप निरंकुशता को थोपना चाहते हैं। अब एक नया शब्द आ गया, वो राजदंड। अरे महाराज, जिस समय वो राजदंड की आप बात करते हैं, नेहरू जी को बहुत सारी गिफ्ट मिली थी, उसमें वो भी एक गिफ्ट थी, और वो गिफ्ट उस समय मिली थी जबकि देश में संविधान नहीं था। आज देश में संविधान है। अब ये राजदंडों से नहीं होगा। मेरे को तो ये आश्चर्य ना होगा अगर 28 तारीख को तो रथ में बैठ के तलवार और भाला लेके और गदा लेके लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएं और कहें कि अपने इतिहास को हम याद कर रहे हैं, और वहां जाके शंखनाद हो, शंख बजे, और उसके बाद अंदर जाके लगे कि साहब जो लोकसभा राज्यसभा के सभापति हैं उनका वो पुराने टाइप का जैसे वो सिंहासन होता था उसका उनका सिंहासन बने, और बाहर जो है लोकसभा राज्यसभा के बाहर घंटा लगाया जाए जैसे जहांगीर के जमाने में होता था। अरे अगर इतिहास में आपको जाना है, अरे में जाना है 21वीं शताब्दी में, हमें अपने बच्चों को ले जाना है आगे की तरफ। आगे की जो चुनौतियां देश के सामने है उससे उनको लड़ने के लिए सक्षम बनाना है, हम उसे पूरे पीछे धकेल रहे हैं। तो ये उत्सव किस बात का मना रहे हैं? ये कौन सा उत्सव है? ये किस बात का जश्न है? वास्तविकता में एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अतिशयोक्ति मत मानिएगा इसको। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे मैया सीता की रक्षा करने के लिए, उनको भी रोकने का बहुत प्रयास हुआ था, उनको भी तरह तरह के राक्षसों ने और दैत्यों ने रोकने का प्रयास किया था। तो अभी जो बजरंगबली हैं वो कर्नाटका के अंदर गदा घुमा के आए हैं और गदा से उन्होंने सारे जो विरोधी हैं उनका पत्ता साफ कर दिया है। तो जो ये राहुल गांधी जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, वहां पे किस प्रकार से उनका वेट हो रहा है और एक एक शब्द को सुना जा रहा है। और एक तरफ हमारे महाराज गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर और हमारे 5 स्टेट की यूनिवर्सिटीज को और स्टूडेंट्स को बैन कर दिया कि वहां नहीं ले जाएंगे, और जिस प्रकार के वहां पे लोग, जिस प्रकार से उनको प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर दिया गया है। तो मैं तो विश्व के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि महाराज अपनी कुर्सी अगर आपको बचानी है तो कम से कम गले पड़ने की प्रक्रिया से बचें। राजीव जी, गले पड़ने की प्रक्रिया से बचें, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राजदंड की बात आप कर रहे हैं, सेंगोल की बात कर रहे थे, और राजदंड आज कह दिया कांग्रेस ने, ऑफिशियली बयान जारी किया है कि ये जो आप अभी तक बता रहे हैं कि
नेहरू जी को दिया गया, सत्ता हस्तांतरण का, ये सब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाया गया मसला था या कुछ भी ऐसा नहीं था? ये आप जो कह रहे हैं स्वामी जी बिल्कुल सही कि ये नेहरू जी को गिफ्ट दिया गया था, आज़ादी मिली थी उस समय और जिसको नेहरू जी ने रखवा दिया था म्यूजियम में। आना चाहता हूँ थोड़ा सा इसी मसले को और आगे बढ़ाते हुए, क्या कुछ सोच रही हैं, क्या कुछ समझ रही हैं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, कहानी शुरू होती है सेंट्रल विस्टा से, 1200 करोड़ रुपए में बनाया जाता है संसद भवन और उसके बाद संसद भवन में एक बार आप जब अशोक स्तंभ स्थापित करते हैं तब उसका वहाँ नारियल फोड़ के पूजा करते हैं। अब एक दूसरी बार पूजा याचना करने वाले हैं और जिसके बारे में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कह चुके हैं कि 28 तारीख जो है वो शुभ मुहूर्त नहीं है उस दिन गृह प्रवेश का। खैर लेकिन सब कुछ हो रहा है 28 तारीख को और उसमें 20 दलों ने मना कर दिया है। जश्न पर जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कौन सा जश्न, बिल्कुल सही कह रहे थे, तो जश्न पर एक विघ्न 20 दलों ने डाल दिया। उसके बाद आज दूसरे जश्न पर विघ्न कांग्रेस ने डाला जब 9 सवाल पूछ डाले। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा मीनू जी, ये जो विघ्न है, पानी फेरने वाली बात है कि हवन करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले ओले और बारिश हो गई और उसमें सब कुछ बह गया। क्या इसी रूप में देखा जाए? और अगर सब कुछ बह गया तो ये तो बह रहा है कर्नाटक से ही, कृष्णा नदी। जी हाँ जी राजीव जी, ये जो सरकार है ये शुरू दिन से ही क्या एक शब्द इनका बड़ा पॉपुलर रहा और मोदी जी बार बार उसको दोहराते रहे, सबका साथ। आज उनके हिसाब से एक बहुत गौरवशाली और ऐतिहासिक घटना होने 28 तारीख को ऐतिहासिक घटना होने जा रही है इस देश के अंदर, मतलब अभूतपूर्व घटना कि उसका संसद का भवन का नए का उद्घाटन होगा। उस वक्त सबका साथ नहीं है, मोदी जी अकेले हैं। वो अकेले ही हवन करेंगे, अकेले ही लड्डू बांटेंगे, अकेले ही उनको खा लेंगे लड्डू को, दावत भी अकेले ही उन्हीं के पार्टी के लोग। अकेले का मेरा मतलब भाजपा पार्टी, उसमें 2-4 छोटे दल आए हैं, वो एक अलग चीज है। उनकी क्या आइडियोलॉजी और उनके क्या स्वार्थ है और किस डर की वजह से वो मोदी जी के साथ आए, वो एक अलग चीज है। किसी के उत्सव में या उद्घाटन में जाने में हम किसी डर से नहीं जाते हैं, हम प्रेम भाव से जाते हैं, हम सम्मान के साथ बुलाया जाए तब जाते हैं। तो यहाँ तो अगर जिस संसद का जो बार बार इस पूरे सोशल मीडिया में जिक्र हो रहा है कि जहां पे दोनों जहां पे राज्यसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और इस संसद की अभिन्न अंग राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया है, तो वहां अन्य दल जाके क्या करेंगे? आपने लोकतंत्र की धज्जी तो पहले उड़ा दी, जो घर का मुखिया है उसी को आपने निकाल बाहर फेंक दिया है। मेरे को तो आज वो प्रेमचंद की एक कहानी है बूढ़ी का की, वो घर में होती है, नेग्लेक्टेड होती हैं और जो बेटा है उनके घर में शादी या कुछ फंक्शन हो रहा होता है और बूढ़ी काकी एक कोठड़ी में बैठी, पकवानों की खुशबू उसको आती है और इमेजिन करती रहती है कि वहां ये हो रहा होगा, वहां ये हो रहा होगा। तो उन्होंने राष्ट्रपति की हालत उस बूढ़ी काकी की जैसी बना दी है, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी। राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में बैठ के इमेजिन करेंगी, टीवी पे देखेंगी और इमेजिन करेंगी कि वहां अब क्या हो रहा होगा और अब क्या हो रहा होगा। मतलब इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता राष्ट्रपति पद का। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति चुप क्यों है और उन्हें तो एक कुछ कदम उठाना चाहिए था इस अपमान के बदले में, क्योंकि वो खुद एक पढ़ी लिखी महिला हैं और जैसा कि उनका बताया गया है जीवन के बारे में कि उन्होंने संघर्ष भी किया है अपने जीवन में। इसमें बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे पहला तो मेगालोमैनिया ही है मोदी जी का कि मैं ही मैं हूँ, आसमान अंबर धरती जित देखूं तित मोदी, सब वही वाला बात है। तो लेकिन जो अगर आप साथ विपक्ष को नहीं लेके चल रहे हैं, जो विपक्ष में कौन है, जो नेता है, जो सांसद है विपक्ष के, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, अगर वो वहां शामिल होते हैं तो समझिए भारत की जनता शामिल होती है। तो एक भारत की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 20 विपक्षी दल कोई कम संख्या नहीं होती। अब मेरे पास इस बात का डेटा तो नहीं है कि कितने लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो 20 विपक्षी दल। तो अगर 20 विपक्षी दलों को जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोगों से, तो कई, मेरे ख्याल से कई करोड़ लोग आते होंगे उस संख्या में, वो संख्या बनती है। इसका मतलब वो संसद के जश्न में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है।
हाँ जी, सबसे बड़ी जी पार्टी हाँ, तो कांग्रेस है, 12 करोड़ वोटर्स हैं कांग्रेस के पिछले वोटर्स 2019 के हिसाब से। जी हाँ, मतलब उसमें सांसद और वो विधायक मिला के सभी, तो ये अकेले ही करके करें तो वो मोदी जी जानते होंगे। देखिए ये सेंगोल का जो ये राजदंड की बात आ रही है, अगर वो राजीव जी याद हो आपको, मंडे को मैंने ये बात कही थी आपके शो पे, तो उस वक्त मतलब कोई भी इस चीज को तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त भी ये भान हो गया था कि ये बहुत बड़ा कारण बनेगा विवाद का, और वो देख लीजिए 4-5 दिन में अब कितना बन गया है। अब उसमें बताया जा रहा है कि जी सत्ता के हस्तांतरण हुआ था उनसे, अंग्रेजों से, और उन्होंने नेहरू जी को दिया था। भाई अब किसको सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? सत्ता तो हस्तांतरित है अब मोदी जी के हाथ में पहले से ही, यूपीए ने पहले ही हस्तांतरित कर दी है। और यहाँ इस देश में सत्ता का हस्तांतरण राजदंड देकर नहीं होता, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ आपको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, आपको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है सत्यनिष्ठा की, कि वो है यहाँ का राजदंड, संविधान है इस देश का राजदंड। तो आप किस राजदंड की, कहां किस राजशाही की बात कर रहे हैं? जो देश 560 रियासतों को, राजाओं की रियासतों को, रियासत का उनका राजशाही खत्म करके और उसको लोकतांत्रिक देश बनाया गया 560 रियासतों को, वहां आप दोबारा से राजशाही का प्रतीक एक राजदंड लाना चाहते हैं, और वो वहां लगेगा। ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी के बताया जा रहा है कि उनकी कुर्सी के बाजू में उसको स्थापित किया जाएगा। तो ये एक मौकरी है, एक डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ा। मीनू जी, यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा, आप बहुत सही कह रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का और खासकर अमित शाह जी का कहना है कि भारतीय संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं, और कांग्रेस उसको अभी पहले तो ले जा करके म्यूजियम में रखी हुई थी, अब लेके हम आ रहे हैं, तो उस पर भी कांग्रेस जो है कि वो इसका अपोज कर रही है। जो आप कह रही हैं वो कांग्रेस की बात है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भारतीय संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अशोक चिन्ह क्या है? जो देश का जो राजकीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, वो क्या है? वो विदेशी संस्कृति का परिचायक है। वो आपके अशोक स्तंभ से लिया गया है, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। मतलब ईसा पूर्व का वो चिन्ह है जिसके बारे में बात हो रही है। ईसा मतलब 2,500-3 हजार पुराना वो चिन्ह है, 2,500-3 हजार साल पुराना वो चिन्ह है। इससे बड़ा और प्रतिनिधि क्या होगा संस्कृति का? देश की जो पुरानी संसद है, वो 64 योगिनी के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, उसका एक प्रतिकृति है वो और उससे ज्यादा और क्या होगा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला वो चिन्ह है वो। तो आप आज संस्कृति सिखा रहे हैं, और जिसकी को कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, एक झूठी कथा बना के डाल दी। ये वही कथा है जैसी इन्होंने टीपू सुल्तान के लिए बना के डाली कि भाई गौड़ा ब्रदर्स थे कोई जिन्होंने टीपू सुल्तान का वध किया। गौड़ा भाई थे, नंजे गौड़ा और उड़ी गौड़ा, और वो झूठा बिल्कुल इतिहास, जिसको कि वहां के मठ के जो स्वामी थे उन्होंने भी डांटा उनको कि क्या कर रहे हो तुम देश के इतिहास के साथ। उसी तरह का ये इतिहास, झूठी सच्ची कहानियां। और देखिए इसमें ये सेंगोल और कुछ नहीं है, नाम है सेंगोल, इसके आड़ में दक्षिण तमिलनाडु में घुसने की कोशिश हो रही है, जो कि इनको एंट्री बड़ी मुश्किल हो रही है। आपको ध्यान होगा ये तमिल संगम कर चुके हैं बनारस में, इन्होंने किया। तमिलनाडु के विद्वानों को यहाँ काशी बुलाया गया, वहां बड़ा बताते हैं महीने भर तक वहां शास्त्रार्थ और चर्चाएं चली। तो अब उसमें ये हुआ कि ये देखो भाई तमिलनाडु वालों कहीं से लाए निकाल के, पता नहीं इनके पास कितनी तैयारी रहती है, वो दंड लाए हैं निकाल के, और कि भाई ये लगाओ ताकि तमिलनाडु के लोग खुश होंगे। देखिए तमिलनाडु की जनता, मुझे ऐसा लगता है इस देश की जो सर्वाधिक जो जागरूक जनता है वो केरल और तमिलनाडु की ही है। तमिलनाडु की जो जनता है उन्होंने तो आज से नहीं, आपको सदियों से नकार रखा है, और वो आगे भी नकारेंगे। वो सामाजिक न्याय के पुरोधा लोग हैं, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वो राजशाही को क्यों लड़ेंगे? और आप उस राजदंड से किसको दंड देना चाहते हैं, किसको डराना चाहते हैं आप? बताइए, लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है? बताइए, ये तो डंडा तंत्र हो गया आपका। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं और आगे हम करेंगे, इन तमाम बातों को आगे और भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखिए, खास एक वरिष्ठ पत्रकारों का एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट का पैनल है, और थोड़ी देर बाद एक साथी और यूएस से, अमेरिका से जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अमेरिका में चल रहा है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के। लेकिन अभी यहाँ 9 साल 9 सवाल,
9 साल जश्न के मनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से, लेकिन उस पर पानी फेरती हुई कांग्रेस। क्या ये जो पानी फेरना कह रहे हैं हम, वो सचमुच वैसा दिख रहा है? क्या ये 9 सवाल या 900 सवाल या 9000 सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जो सत्तारूढ़ दल है? बहुत सारे सवाल हैं जो हम और आप, क्योंकि हम लोगों ने भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी तक शायद प्रशांत जी आज तक तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नहीं, तो क्या सवाल करेंगे? पहले पिछले प्रधानमंत्री तो प्लेन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे, जब उतरते थे तब भी कर लेते थे, बाकी हर अकेजन पे कर लेते थे। मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि वो बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, लेकिन सब पत्रकारों के सवालों का जवाब खूब दिया करते थे। जरा आपके पास आना चाहता हूँ, किस रूप में देखते हैं ये 9 साल को आप, और उसमें ये 9 सवाल जो पूछे गए हैं उसके क्या मायने हैं? अनम्यूट कर लीजिए। एक घटना जो कल हुई है जी, एक घटना जो कल हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया गए और सिडनी में वो जश्न मना रहे थे एनआरआईज के बीच में, उस वक्त वहाँ पे कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में मोदी जी की के ऊपर बनी बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। वहाँ के संसद भवन के परिसर में जो हमारे यहाँ बैन है, इसको कहते हैं लोकतंत्र। और मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, मोदी साहब तो वहाँ पे अपना डंका बजवा के आ गए और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के उनको बॉस भी कह दिया, और ये करके उन्होंने अपनी मुसीबत बुला ली। अब मोदी साहब तो रास्ते में होंगे, वहां पे गोदी मीडिया नहीं है। वहां का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है एबीसी न्यूज के मॉर्निंग शो में प्रधानमंत्री साहब गए, प्रधानमंत्री अल्बनीज, और उनका एक बहुत सबसे पॉपुलर जो एंकर हैं रॉलैंड ने प्रधानमंत्री अल्बनीज को एक तरीके से कहें कि कोर्ट मार्शल कर दिया वहां पे। और उनका कैसे आप कह रहे हैं, कैसे आपने कह दिया उनको, बहुत पॉपुलर उनका तो यहाँ पे विरोध हो रहा था, वो डेमोक्रेसी की हत्या करने वाले व्यक्ति हैं। गुजरात का सवाल वहां पे आ गया, तो सारा जो बुखार था उनका तो निकाल दिया अपने प्रधानमंत्री का उन्होंने। अब 9 साल की जो बात है वो ये है कि देखिए मोदी साहब से बहुत से लोगों को बहुत उम्मीदें रही थी, और मुझे भी बहुत उम्मीद थी मोदी साहब से। बहुत से लोगों की उम्मीदों पे मोदी साहब हो सकता है खरे ना उतरे हों, मेरी उम्मीद में बिल्कुल खरे उतरे हैं, क्योंकि मैं उनसे यही उम्मीद कर रहा था। बहुत सारे बुद्धिजीवी 13-14 में लिखने वाले लोगों को बड़ी उम्मीद थी मोदी साहब से। मुझे मालूम था कि वो जो 2002 वाले मोदी जी हैं, जो गुजरात मॉडल वाले मोदी जी हैं, वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसको मैग्नीफाई कर दिया, वो जो गुजरात में कर रहे थे उसको राष्ट्रीय स्तर पे कर दिया। अब देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं अमेरिका, आज उनका पासपोर्ट क्लियर हो गया, आपने बताया। मैंने भी कुछ दिन पहले इंडियन ओवरसीज के चेयरमैन सैम पिट्रोडा जी से बात की थी, तब तक प्रोग्राम उतना नहीं बनाता साफ। अब मेरे ख्याल से अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र जी, तो वीरेंद्र जी से जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी बात। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और यूएसए से, कैलिफोर्निया से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम सुबह आपको जगा दिए और आप को यहाँ हमने जोड़ लिया है, और इसलिए भी क्योंकि आज एक बहुत बड़ी घटना, एक नहीं बल्कि 3 घटनाएं पैरेलली चल रही हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी घटना ये है कि राहुल गांधी को एनओसी अब कोर्ट से जो मिलना चाहिए था वो मिल गया है। और उसके बाद अब क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी अब अमेरिका तय समय के अनुसार जा रहे हैं? एक तो ये, दूसरी बात
दोस्तों आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं, वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी की जो यात्रा अभी अमेरिका की होने जा रही है, उस यात्रा के करता धरता, उस यात्रा को पूरे उसकी पूरी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। थोड़ा उसमें जोड़ेंगे वीरेंद्र जी और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में देखा जाए? पहला सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी तय समय के अनुसार जा रहे हैं? दूसरा ये कि एक 4 तारीख को जो प्रोग्राम है न्यूयॉर्क में, क्या वो प्रोग्राम हो रहा है? कई सारे सवाल हैं, ज़रा आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी को चाहने वाले लोग हैं या उनकी खबरों को बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी आपको सुनना पसंद करेंगे इस वक्त। वीरेंद्र जी। धन्यवाद राजीव जी। मैं नॉर्थ अमेरिका से आप सबके व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं। और आज ये बात सच्चाई है कि आज की सुबह मेरी 6:30 बजे राजीव जी का फोन आया। सुबह में सबसे अच्छी खबर लेकर मेरे को राजीव जी का फोन आया कि राहुल जी कल रात को, पहले हम देख रहे थे सुनवाई, तो हम लोग 12.5 घंटे पीछे हैं इंडियन से, और हमने देखा कि पहले जो सुबह 11 बजे फैसला आना था वो एक बार 1 बजे के लिए रिजर्व किया गया। तो थोड़ी धक-धक होने लगी, पर हम सबका न्याय में विश्वास है, क्योंकि संविधान और उसके प्रावधानों से चलने का काम कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति करता है। और आपने देखा कि उनके कार्यक्रम से इतने भयभीत है भाजपा वाले, छोटी छोटी निम्न स्तर की जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं कि कैसे राहुल जी का ट्रिप रोका जाए। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीयों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप देखना कि ये कार्यक्रम इतना सफल होगा कि जिस प्रकार लोगों का चाह है कि हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के लिए अब सीट बाकी नहीं है। रिजर्वेशंस हमने एक वेबसाइट अपनी आरजी विजिट यूएसए, आपके चैनल पे भी चल रहे हैं, जो फ्लायर्स चल रहे हैं वो रखे गए थे। और हमारे चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा जी के नेतृत्व में ये सब तैयारियां चल रही हैं, उन सारी रूपरेखा की जा रही है। पर भारत के लोग जो भारतीय अमेरिका के अंदर हैं वो चाहते हैं राहुल जी के प्रोग्राम में आना, और हमारे साथ दिक्कत ये है कि संख्या लिमिटेड है। तो मेरा सब सारे सब भारतवासियों, भारतीय, उनसे यही निवेदन है कि आप जरूर आएं, पर नियमों के अनुसार आएं, और यहाँ की जो तरीका है उसको फॉलो करते। जैसे आप कांग्रेसी का मतलब या भारतीय का मतलब न्याय को और न्याय की विधि में विश्वास करना है, वैसे ही वो सब करते हुए कि किसी आमजन को दिक्कत ना हो। मेरे को केवल ये है कि इस पर जितना रिक्वेस्ट आई है कि हम सबको कैसे एकोमोडेट कर पाएंगे, और कार्यक्रम इतने हैं कि बैक टू बैक की आप देखना कि उनसे, चाहे वो बच्चे आईटी वाले हैं, चाहे साइंस के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, एआई के हैं, भारत के वैसे प्रवासी हैं, सब मिलना चाहते हैं। तो कार्यक्रम में केवल एक जगह सीमित ना रह के वैज्ञानिक सोच के लोगों के साथ, चार्मिक सोच के लोगों के साथ, और भारत के लिए जीने मरने वाले लोगों का प्यार आप देखना इस प्रोग्राम में मिलेगा। और इतनी अच्छी तैयारियां हो रही हैं कि मैं अमेरिका के हर हमारे आईओसी के सदस्य का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो दिन रात लगे हुए हैं कार्यक्रम की तैयारियों के। कैलिफोर्निया से स्टार्ट होकर न्यूयॉर्क तक हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के लिए अब किसी को एकोमोडेट करने की जगह नहीं बची है। सबसे मतलब एक ये खुशी का भी विषय, और हमें दिक्कत ये है कि अगर सबको नहीं एकोमोडेट कर पाएंगे तो उनका थोड़ा सा मन निराशा उनमें होगी। पर इतना उत्साह जो राहुल जी की तैयारी प्रोग्राम के लिए, आप लोग खुद ही उनके फ्लायर्स बना के बस स्टैंड्स पे लगा रहे हैं। मैनहट्टन के बस स्टॉप्स पे जाएंगे तो वहां भी आपको कांग्रेस आईओसी या आपने जो 4 तारीख का कार्यक्रम है उनका, उसके लिए पोस्टर्स लगे हुए हैं। और सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए
जो जज्बा हिंदुस्तानियों में यहाँ जी। देखने को है वो बहुत ही अच्छा है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि और आपके चैनल से मुझे खास उम्मीद है कि शायद मैं किसी पत्रकार को कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि इस बार अगर पत्रकारिता होगी तो देश के लोगों की आवाज, जो भारत के प्रवासी भारतीय हैं, अगर आप देखो आपको पता लग जाएगा कि भारत के प्रवासी भारतीय भारत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। जी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, एक सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी नहीं जा पाते तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी? एक तो ये, दूसरी चीज कि क्या राहुल गांधी का कोई प्लान वाशिंगटन डीसी के लिए भी है, और क्या राहुल गांधी जो बाइडेन गवर्नमेंट के कुछ और लोगों से भी, मिनिस्टर से भी उनके मिलने का है? और तीसरा एक और भी सवाल है, बैक टू बैक मैं दे रहा हूं ताकि आप आराम से अपनी बात रखिए। तीसरा सवाल ये कि राहुल गांधी पहले भी अमेरिका गए हैं और अभी अमेरिका आ रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है? क्या राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में जो इजाफा हिंदुस्तान में हुआ है वही इजाफा यूएस में भी हुआ है क्या? ये 3 सवाल है, प्लीज जवाब दीजिए। राजीव जी, देखो, जब आपका एक विश्वास होता है, और मेरा अब भी न्यायिक और जो हमारे अधिकारीगण हैं उनमें विश्वास है कि वो न्याय के हिसाब से फैसला करेंगे, कानून के हिसाब से फैसला करेंगे, और राहुल जी तय समय पर इस कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। दूसरी बात कि भारत जोड़ो यात्रा का, आप शायद आप मेरे को भारत जोड़ो यात्रा में भी मिले थे अगर मैं नहीं भूल रहा हूं। जी बिल्कुल राजीव जी, वहां भी हुई, और आपने देखा कि आप लोग आपके समय में आए हुए थे भारत जोड़ो में, और एक और न्यूयॉर्क में खुद भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। जब राहुल जी इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उसी समय न्यूयॉर्क में भी एक सांकेतिक रूप से उनको समर्थन देने के लिए एक विशाल भारत जोड़ो यात्रा न्यूयॉर्क में भी हुई थी। मतलब विदेश की बहुत से स्थानों पर हुई, तो न्यूयॉर्क में भी हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा फर्क है कि अब हर आदमी ये चाहता है, मुझे प्रेम का भारत, प्यार का भारत और संस्कारों का भारत चाहिए। भारत के लोग जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपनी सभ्यता जाने जाते हैं, अपनी संस्कृति के लिए भारतीय जाना जाता है। भारतीय वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, भारतीय प्रेम में विश्वास करता है, भारतीय चाहता है कि सब मिलकर रहें। डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर इंडिया के लिए इतना हर आदमी चाहता है कि वो राहुल गांधी से मिले और उनको मजबूत करे। मतलब मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि इस समय किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप भी हमें रिक्वेस्ट करने लगे कि हम आना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति को एक चेयर एक्स्ट्रा दे पाए हमारे पास कहीं जगह नहीं, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम के लिए। तो ये हालात है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इतना भी जो हमारे टीम है यूएसए की, उसको अपने आप से जो एक सुमोटो शब्द आपने कानून की डायरी में देखा हुआ, इस कार्यक्रम के लिए अपने आप से लोग आना चाहते हैं। परमात्मा और सब अच्छा हो ऐसी कामना है, पर शरारतें जरूर हो रही हैं। आपकी बात बिल्कुल सच्चाई है कि सरकार राहुल जी की यात्रा को रोकने के लिए संभव प्रयास कर रही है। वही प्रयास ये जो अभी चल रहा था वो है, राहुल जी देश छोड़ के जाएंगे क्या? ये देश में उनके पिताजी इस देश की मिट्टी में मिल गए अपने कर्तव्य को करते हुए। उस परिवार के सदस्यों के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं तो दुख होता है। और वही दुख आज मैं आपको बताऊं कि हर भारतीय केवल न्यूज देख रहा था कि राहुल जी के यात्रा को लेकर इतने लोग इस समय राहुल जी की यात्रा के लिए बेचैन। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है और भारत के लोग और हर व्यक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी, साइंटिस्ट भी, आईटी प्रोफेशनल भी, मतलब हर
जगत से आने वाले लोग राहुल जी से मिलने को भेजा। जी जी, प्रशांत जी कुछ पूछना चाहते हैं आप वशिष्ठ जी से? हाँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, अगर वो वॉशिंगटन जाते हैं तो क्या कुछ सीनेटर से या वहाँ पे इंडिया कॉकस है जो भारत के मित्र जो सीनेटर्स हैं, उनसे कोई मुलाकात राहुल गांधी की होने वाली है? इस विषय में मेरे को कोई जानकारी है नहीं, पर ऐसा मैंने कहा, पहले भी कहा कि हर वाशिंगटन उनका जाने का प्रोग्राम है। हर व्यक्ति राहुल गांधी से मिलना चाहता है, तो इसमें लॉ मेकर्स भी मिलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलना चाहते। अगर कोई कार्यक्रम है तो मेरे को भी तक जानकारी नहीं। कार्यक्रम बैक टू बैक है, लेकिन कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हो सकता है कि जब राहुल गांधी वहां पहुंचे उसके बाद कुछ कार्यक्रम तय हो, लेकिन वाशिंगटन डीसी राहुल गांधी जाएंगे, मिलना सब चाहते ये तय है? मिलना सब चाहते हैं, मिलना सब चाहते हैं, मैं इतना कह सकता हूं। जी, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क तो जा रहे हैं, वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं, ये तय है क्या वशिष्ठ जी? हाँ, जा रहे हैं वो थिंक टैंक के कार्यक्रम तो जा रहे हैं, तो साफ समझ में आता है कि इसका मतलब है कि वहाँ जो प्रशासन है अमेरिका का, जो बाइडन प्रशासन, उनसे और वहाँ के बाकी सीनेटर्स और इन लोगों से भी मुलाकात होगी, ये तो तय मानिए। तो एक सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा था, आप कह रहे हैं कि कुर्सी खाली नहीं है और हम भी आना चाहते थे, बिल्कुल आना चाहते थे। और सैम पेत्रोदा साहब का जब इंटरव्यू ले रहे थे प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, तो उन्होंने कहा कि अभी मत आओ उन्होंने पहले कह दिया था, तो हम नहीं आ रहे हैं, नहीं तो हमारी प्लानिंग जरूर थी कि वहां आए। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि कुर्सी खाली नहीं है, तो फिर आने का कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल नहीं है जी, तो इसका मतलब साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर वहां भी दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी का असर वहां भी दिखाई दे रहा है यूएस में। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि पिछले 10 दिन पहले से ही कोई स्थान नहीं है हमारे पास। ये राहुल जी के कार्यक्रम, उनका आज तक अमेरिका जब भी आए उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं रहा फीका रहा हो, पर इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साह है। मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो आईओसी का कार्यकर्ता है या एक आम एनआरआई है, जो भारत का सेकुलर और डेमोक्रेटिक भारत में विश्वास करता है, वो सब इस समय दीवाने हुए हैं राहुल जी के। मैं शब्द कहूंगा दीवाने, हमारे यहाँ अंधभक्त वगैरह ये वाला शब्द नहीं कहा जा सकता, कि पर इस समय के उनकी आशा राहुल गांधी, मैं यही कह सकता हूँ। जी, एक सवाल लेकिन और है। अभी इससे पहले राहुल गांधी लंदन गए थे, कैम्ब्रिज गए थे, और वहाँ से आए और यहाँ पार्लियामेंट के उस समय वो मेंबर भी थे, और राहुल गांधी माफ़ी मांगो के नारे लग रहे थे। अमेरिका जा रहे हैं, क्या अमेरिका में भी कुछ ऐसे बवाल मचाने वाले हैं क्या फिर से यहाँ राहुल गांधी की चर्चा खूब होने वाली है? अभी मैं माफी चाहूंगा आपसे कि राहुल गांधी बवाल नहीं मचा रहे। राहुल गांधी सत्य के पुजारी हैं, वो सत्य बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कहा कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, वो क्या झूठ है? ना सदन में बोल, आज तक के राजनीतिक इतिहास में या आजाद भारत में जिस प्रकार से राहुल की सदस्यता रद्द की गई, जितने आनंद फानंद में सदस्यता रद्द की गई, वो एक ये एग्जाम्पल सेट किया है बीजेपी ने कि किसी व्यक्ति जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, यही तो पूछा था, बता दो ये पैसा किसका है? मोदी जी आखिर ये रिश्ता क्या है, वही तो जानना चाह रहे हैं। और उस रिश्ते को पूछने से हमें कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि भारत की जनता ने हमें ये अधिकार दिया है कि आप पूछिए कि सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोग गरीब की, मजदूर की, किसान की, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल व्यापारी, कुछ चंद व्यापारियों की बात कर रहे हैं, तो हम पूछेंगे। जी,
एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मैं जान रहा हूं सुबह सुबह आपको अब दूसरा काम भी होगा, तैयारियां भी करनी है, तो बस लास्ट सवाल आपसे और उसके बाद आपको हम फ्री कर देंगे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऐसे भी विदेश दूसरे एरिया में जहां भी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे खूब लगवाते हैं और जो NRIs हैं, इंडियन लोग जो वहाँ हैं, उन के बीच में एक पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश और हिंदुस्तान में चारों तरफ हर टेलीविज़न चैनल पर लाइव दिखाया जाता है। राहुल गांधी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है कि मोदी के आगे कौन, तो ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी। और ऐसे में आप लोग चूंकि इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के आप सेक्रेटरी हैं, उस हिसाब से भी आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्या कुछ ऐसा काउंटर करने का, मोदी जी को काउंटर करने का कुछ बाहर के देशों में और राहुल गांधी के ज़रिए कोई प्लान है? कहने का मेरा आशय ये है कि क्या राहुल गांधी और भी देशों में जाने वाले हैं? इंग्लैंड तो गए, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूसरे शहरों, दूसरे देशों में हम देखेंगे क्या राहुल गांधी को आने वाले समय में? विश्व के मानचित्र पर जहां भी प्रवासी इस समय उसकी मांग केवल राहुल गांधी। और राजीव जी, हमारे यहाँ ये कोई इस टाइप का कभी नहीं रहता कि उछल उछल के कूद कूद के कुछ करना। अभी देखा तक की जनता ने, हमने रोडों पर चिल्लाए नहीं, पर उन्होंने मत पे अपना मत, जो उनका मत था वो हमें देके बता दिया कि भारत के कर्नाटक राज्य लोग क्या चाहते हैं। और वही आज भारत की आवाज है और विश्व में बैठे भारतीयों की भी आवाज, जो कर्नाटक का रिजल्ट है उसी के साथ मिली हुई है। कर्नाटक के चुनाव में भी प्रवासियों ने आके काम किया और हमारी सरकार ने भी हमारे मैनिफेस्टो में भी रखा गया कि इस बार हम एक NRI मिनिस्ट्री बनाने जा रहे हैं कर्नाटक में। तो जैसा कि जब पूरे विश्व में हर भारतीय, प्रवासी भारतीयों की ये इच्छा है कि राहुल जी आए, तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक है कि अन्य देशों कार्यक्रम होंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, मिडिल ईस्ट हो या अन्य देश, जहां से भी वो कार्यक्रम, क्योंकि चुनावी साल है तो भारत में भी राहुल जी की व्यवस्था बहुत ज्यादा रहेगी। समय को देखते हुए उस प्रकार से कार्यक्रम पर भारतीय जो विश्व के मानचित्र में जहां भी रहते हैं, उनकी ये इच्छा है कि राहुल जी से एक बार मुलाकात की जाए और भारत में पुनः डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया बना रहे। राजीव जी, आपके जो राहुल जी कहते हैं, मैं उस पर एक राष्ट्रपति जी वाला विषय जो चल रहा है, मैं आपके माध्यम से सरल शब्दों में कह रहा हूं। आपने देखा होगा कि मैंने ट्वीट सबसे पहले आर्टिकल 79 का किया था। ये बात आर्टिकल 7 से जो एक शब्द अनुच्छेद 79 है, वो कहता है कि भारत की संसद, जिसमें 3 कंपोनेंट, 3 लोग मिलके ही भारत की संसद बनाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल, मतलब की लोकसभा। मेरा केवल ये आग्रह है, इन तीनों के शीर्षाधीश भारत की संसद के सम्मानित जो हमारी हम भारत के, आपके पासपोर्ट पे भी भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से आभार है। तो अगर राष्ट्रपति जी आती तो प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति जी भी आ जाते, मतलब कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो चेयरमैन है वो भी आ जाते, और भारत के प्रधानमंत्री जो कि सदन है वो लोकसभा में, वो भी आते। तो बस यही तो होना था कि क्रमांक में जब लिखा जाता पट पे नाम, तो पहले माननीय राष्ट्रपति का होता, दूसरा उपराष्ट्रपति का होता, तीसरा प्रधानमंत्री जी का होता। शायद हमारी केवल इसी सोच से लड़ाई, सोच की लड़ाई। हम प्रेम भाव से रहना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। भारत का हर सदन जुड़ा होता अगर प्रधानमंत्री जी खुद ही ये आग्रह करते कि ओम बिरला ने मुझे उद्घाटन का
अवसर के लिए बुला रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि सदन, भारत की संसद 3 विषयों से बनती है, तो इसमें 2 लोग नहीं है, तो शायद ये नहीं हो रहा है। आप भारत की राष्ट्रपति से करवाएं, जिसमें कि भारत की राष्ट्रपति स्वयं रहेंगी, उपराष्ट्रपति भी आएंगे और मैं भी रहूंगा। तो हर व्यक्ति जो कि संसद का हुआ है वो सब रहते हैं। तो सोच से हमारी लड़ाई और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये लड़ाई अभी जारी है। 28 तारीख को यहाँ संसद भवन का उद्घाटन है और संविधान से के साथ। जी बिल्कुल, 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन है और उससे पहले 20 दल जो हैं वो उन लोगों ने 20 दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक सवाल तो यहाँ खड़ा होता ही है कि अगर संसद जैसे भवन के उद्घाटन में अगर 20 दल एक साथ उसका बहिष्कार करें तो छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है और उस दिन तो ज़रूर देखेगी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आप जुड़े सुबह सुबह, आपको हम लोगों ने परेशान किया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। और अभी चूंकि यात्रा राहुल गांधी की अब 28 तारीख से शुरू हो रही है और उसके बाद आपको और जोड़ेंगे, हम 1 to 1 भी आपसे बात करेंगे और इस चर्चा में भी आप आए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने वक्त निकाला इसके लिए, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस वक्त 6 हमारे साथी जुड़े हुए हैं। सीधा आना चाहता हूँ धनंजय जी, आपके पास आना चाहता हूँ। धनंजय जी, बात हम राहुल गांधी की यात्रा की भी कर रहे हैं और इधर हिंदुस्तान में 9 साल के जश्न की भी बात कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया जरा, अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, राहुल गांधी के जो सवाल है 9 साल 9 सवाल, वो सारे सवाल जनता के सामने भी। इस सवाल को तो पहली बार राहुल गांधी ने भी नहीं उठाया है, पहले भी अलग अलग समय पे उन्होंने कहा है, ट्विटर के माध्यम से कहा है, भारत जोड़ो यात्रा जो की उसके माध्यम से कहा है, प्रेस से बात करते हुए कहा है, और जनता ने भी इन सवालों को महसूस किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इन सवालों के जवाब नहीं दिए। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि 9 साल जश्न पे बीजेपी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री तरफ से भांड मीडिया क्या कर रहा है, जिसको गटर मीडिया में बोलता हूँ। तो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो है सख्त फैसलों से बनी मजबूत सरकार की छवि। सख्त फैसले क्या थे? नोटबंदी, सख्त फैसले थे उनके अनुच्छेद 370 का हटाना, सख्त फैसले थे उनके लॉकडाउन। अब नोटबंदी से जनता कितनी परेशान हुई है हम सब लोगों ने देखा, जनता ने देखा। अनुच्छेद 370 हटाने से देश को क्या लाभ मिला ये सब हम देख पा रहे हैं, और कश्मीर की जनता कितनी परेशान हुई, आज भी उससे उबर नहीं पाई है। और लॉकडाउन की वजह से जो लाखों लोग हैं सड़क पे आ गए मजदूर, और कितने उसमें से मर गए अलग अलग तरीकों से, कितने बिछड़ गए लोगों से, वो सब हम लोगों ने देखा। लेकिन बड़ी निर्लज्जता के साथ भांड मीडिया जो है कह रहा है कि ये मजबूत सरकार की छवि बनी इन फैसलों से। फिर देखिए कह रहे हैं कि मन की बात से सीधा संवाद स्थापित किया आम जनता के साथ। अब बताइए मन की बात में संवाद कहाँ है? वो तो एक तरफा बात है, संवाद तो 2 तरफा होता है। आप पूछ रहे थे सवाल और वीरेंद्र जी जवाब दे रहे थे, संवाद तो उसको कहते हैं। ये तो एक तरफा है, जो महसूस कर रहे हैं, जो महसूस करवाना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, उसको ये संवाद बोल रहे हैं। फिर इन्होंने वापस लिखा है कि राम मंदिर का शिलान्यास और सर्जिकल स्ट्राइक। अब राम मंदिर का शिलान्यास जो है बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो भी जनता देख रही है कैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि अब तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे पाए हो स्ट्राइक का। फिर इन्होंने कहा कि अब देखिए बड़ी जबरदस्त चीज है, कृषि कानून पर पीछे हटने को भी ये मजबूती मांग रहे हैं। कृषि जो कानून बना है उस पर सरकार जो है मजबूती ये दिखाई कि उससे पीछे हटने में भी पीछे नहीं रही, और लगा कि पीछे हटना चाहिए तो सरकार पीछे हट गई। अब देखिए ये भी गौरव की बात इनके लिए। फिर ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई। अरे योजनाएं तो लोगों तक पहुंचाने के लिए ही बनाई जाती है। योजनाएं किस अमेरिका तक पहुंचाएंगे, अडानी तक पहुंचाएंगे? आपने तो सारी योजनाओं को अडानी तक पहुंचा दिया। ये जनता ये भी देख रही है। और ये कह रहे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, सेंट्रल विस्टा बनाया। अब सेंट्रल विस्टा की बात करते हैं। अब अभी जो बड़ा अच्छा वीरेंद्र जी बोल रहे थे, मीनू जी ने कहा और इसके पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने भी कहा, मैं कहूं कि इस देश में
जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान। भारत का सिंबल जो है या देश का सिंबल राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की इजाजत से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाता है। प्रधानमंत्री को ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा देश है। प्रधानमंत्री मतलब देश नहीं होता है। राष्ट्रपति का मतलब कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संविधान को लागू करने की बात करता है। संविधान देश का विधान है। अब प्रधानमंत्री जिद पे हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते रहते हैं नेशन फर्स्ट, लेकिन नेशन फर्स्ट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हर जगह प्रधानमंत्री फर्स्ट हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी फर्स्ट, सब पीछे हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी को जो सपना है वो साकार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के जो मन में आना चाहिए वो देश की जनता का मन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो चाहे वो करना वो करें, वही सही है। अब राजदंड की बात देखिए, चोल, अब मैं तो वहां से आया हूं जहां मगध है और सम्राट अशोक की बात होती है। जब भारत की बात करते हैं आप, तो क्यों उनके प्रतीक चिन्ह को भारत ने प्रतीक चिन्ह बनाया? उसमें सब विद्वान लोग थे जिन लोगों ने यह तय किया था कि हमारा प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ होगा। वो इसलिए था कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना था। और अशोक का जो समय था, दुनिया में पहली बार धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी। दुनिया में तब कई धर्मों का जन्म भी नहीं हुआ था। जब भारतवर्ष में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीन धर्म जो है ये थी, जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू तो बहुत बाद में बात करते हैं कि हिंदू धर्म तो बहुत बाद में बात है, जो भी कह लीजिए, हम आज उसको हिंदू धर्म के तौर पर देखते हैं। तो इन तीन धर्मों के बीच जो है एक समन्वय स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने यहाँ से नियम जारी किया था कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी धर्मावलंबी किसी दूसरे धर्मावलंबी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, नहीं तो सरकार यानी शासक राजा उसको दंड देगा। ये घोषणा थी बाकायदा, जो शिलालेख हैं अशोक के, उसमें कई जगह लिखे गए। तो सम्राट अशोक को इसलिए लिया गया उनके प्रतीक चिन्हों को कि सम्राट अशोक ने प्रजा कल्याण की बात कही। और उस जमाने में सोच लीजिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनाए गए, प्याऊ बनाए गए, क्या क्या काम किए गए। और साम्राज्यवाद, जिसका दुनिया में कोई भी सही आदमी उसका समर्थन नहीं करता, साम्राज्यवादी व्यक्ति जो है वो किस तरह से प्रजावादी बन जाता है, लोकतांत्रिक बन जाता है, गणराज्य को पसंद करने लगता है और जनता को सर्वोपरि मान लेता है। अशोक ने कभी खुद को सर्वोपरि नहीं कहा बाद में, जब वो बुद्धिज्म के कहते हैं कि बुद्धिज्म जब स्वीकार कर दिया। लेकिन ये जो हमारे मोदी जी है, ये चोल राजवंश से उठा करके लाए हैं सेंट्रल विस्टा में रखने के लिए। अब बताइए, चोल राजवंश, मैं उनके बारे में कुछ अलग शब्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे कई सारे रियासतें थी, कई सारे राजवंश थे। गुप्त काल का जिक्र करते, और भी कई काल हैं, विक्रमादित्य की कुछ बात करते। आप अपना लेते, ये जो अंग्रेजी महीना अपनाए हैं बदल दीजिए इसको, विक्रम संवत चलाइए, क्या दिक्कत है? भारतीय संस्कृति तो विक्रम संवत से। तो ये सब आप नहीं करेंगे। अब जैसा कि मीनू जी ने कहा कि उनको दक्षिण भारत में घुसना है, इसलिए वो वहां से लेके आए हैं चोल राजवंश से। अब देखिए, अभी गुजरात में जो है वो धागा बनने का जो कार्यक्रम होता है, इनका जो इंडस्ट्री है पूरी सूती वस्त्र के लिए, वहां से अभी कम हो गया है। बांग्लादेश जा रहा है तमिलनाडु से। अब तमिलनाडु में बिहारी मजदूर काम करते हैं, तो बिहारी मजदूरों को लड़ाना शुरू किया, बिहार और तमिलनाडु कराया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। फिर नंदनी और अमूल का झगड़ा है। तो ये हर जगह झगड़ा क्यों कराते हैं? झगड़ा इसलिए कराते हैं कि इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं, इनके लिए इनका अहंकार फर्स्ट। सबसे पहले मैं अहम ब्रह्मास हूं, मैं जो कहूं वही भारतवर्ष, मैं जो कहूं वही हिंदू धर्म है, मैं जो कहूं वही भारतीय संस्कृति है। मैं कौन है? कौन है आप भाई? कौन है आप? सवाल ये खड़ा होता है। तो राहुल गांधी ने यही सवाल किया कि भाई आप जो इतने सारे चीजें थी, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, जो सामाजिक विद्वेष आपने फैलाया है, जो बर्बाद किया सामाजिक सद्भाव को, उस पर तो कुछ बोलिए। उस पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं। और लोकतंत्र की जब बात करते हैं, सेंट्रल विस्टा बनाया है, अच्छी बात है, बनाया है। तो कांग्रेस ने भी अपनी योजना बनाई थी और बनाना था, क्योंकि आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। नया जब परिसीमन होगा तो सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, तो उनके बैठने की जगह तो होनी चाहिए थी। और नया घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप नया घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हमेशा जो गृह प्रवेश होता है, तो हम अपने घर के बड़े को बुलाते हैं। और घर का बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। आप राष्ट्रपति से यही कहवा लेते कि नहीं, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री करें, तो क्या दिक्कत थी?
और अगर आप ही को करना था तो सारे विपक्ष के जो लोग हैं सबको बुलाते और कहते कि भाई देखिए पहले ऐसा ऐसा हुआ है, हम भी ये करना चाहते हैं, एक मेरे नाम पर भी तमगा लगने दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि इतिहास में अमर हो जाऊं। काम तो ऐसे मैंने कुछ किए नहीं जिससे अमरता प्राप्त हो, तो एक यही करने दीजिए। शिलान्यास किया, अब जो है उद्घाटन करेंगे, यही सब कर करके हम हुए। तो मैं कहूंगा कि ये जो मोदी जी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने सवाल किया है, वो सारे सवाल जनता के सवाल है। और भारत, आप कुछ भी कर लीजिए, आप पिछले दिन को खींच करके नहीं ला सकते। दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। बीते हुए दिन में जो रहते हैं उनको कहते हैं कि आप निबट जाएंगे। तो मोदी जी को एक बार फिर से अपनी चेतना पे लौटना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे अमर हों। क्योंकि आप 9 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल पूरे करेंगे आप, और देश की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ, हालांकि प्रशांत भाई ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं थी उनको, लेकिन देश की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, तो ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब देगी। और ये जो जश्न है वो जश्न मनाए, हम रंग में भंग नहीं डालेंगे, लेकिन ये जश्न बनाते समय आप गणराज्य का ख्याल रखें, भारतीय लोकतंत्र का ख्याल रखें और भारतीय संविधान का ख्याल रखें। क्योंकि ये जो हमने हासिल किया है, बहुत हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद हासिल किया है। इसको इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। जी राजीव। बिल्कुल 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 धनंजय जी, बिल्कुल समय थोड़ा कम है, फटाफट आना चाहता हूं। मैं जान रहा हूं बहुत लंबा वक्त आप लोगों का भी ले लिया, और सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। सामाजिक न्याय भी यहाँ पे है और अर्थव्यवस्था भी है, भ्रष्टाचार भी है, बहुत सारे 9 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस की तरफ से जो 9 साल पे। और कांग्रेस अगले 2-3 दिनों में 35 अलग अलग जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है और उसमें भी इन सवालों को दोहराने जा रही है। मतलब एक तरफ से या एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है, और हो सकता है, कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति के तहत या जो गतिविधियां हैं उसके तहत भी हो, लेकिन 9 साल पर सवाल पूछना ये तो जायज़ है। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या संसद भवन के उद्घाटन से लेकर राहुल गांधी के जाने से रोकने तक और उससे पहले भी जितनी असफलता मिल रही है, जिस ढंग से असफल हो रही है बीजेपी, क्या एक कहें तो एक शुरुआत हो गई है जहां बहुत सारे सवालों का जवाब अभी देना बाकी है बीजेपी को, और जिसमें ये राजदंड की बात हो। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूं प्रोफेसर रविकांत जी, क्योंकि आज खुलकर के कांग्रेस ने ये कहा कि ये जो राजदंड का मसला आप लेके आए हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा गढ़ी हुई पूरी कहानी है। यहाँ कोई वो नहीं है कि आकर के और सत्ता हस्तांतरण के लिए दिया गया था। अब आप चोल वंश की बात करें या विक्रमादित्य की बात करें या सम्राट अशोक की बात करें, वो तो सेकेंडरी, प्राइमरी है कि गढ़ी हुई। आप तो आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर साहित्य के, और देखिए यहाँ एक पैरेलल, आपके पैरेलल एक दूसरी यूनिवर्सिटी चल रही है, और उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या नहीं फिल्में बना दी जाती हैं। एक फिल्म खूब सोशल मीडिया पे तैर रही है, उस फिल्म में नेहरू जी और पूरा कैरेक्टर भी आ गया है, और उसको बिल्कुल 1947 बनाने की कोशिश की गई। उस फिल्म को शायद देखे होंगे, छोटा सा एक क्लिप, वो मीनू जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, देखी होंगी, शायद आप सब भी देखे होंगे। तो ये जो पैरेलल यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है, इससे कैसे बचा जाए प्रोफेसर रविकांत जी? और जिसको पैरेलली, जिसको खूब दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसी को लेकर के अच्छी अच्छी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। और इधर देश के गृह मंत्री साहब कहते हैं कि संस्कृति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप कांग्रेसी जो हो संस्कृति को खत्म करना चाहते हो। देखो जिस राजदंड को, सिंगोल को हम अब लेके आ रहे हैं, उसको इन कांग्रेसियों ने म्यूजियम में रख दिया था। क्या माना जाए, फिर कैसे किया जाए? देखिए राजीव जी, ये यूनिवर्सिटी ये 21वीं शताब्दी में मोदी युग की यूनिवर्सिटी है, और यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको टीचर नहीं मिलेगा, आपका रजिस्टर में नाम लिखाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है, डिग्री मिलेगी ठीक वैसे ही जैसे कई लोगों को डिग्री मिली हुई है।
हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैसे राहुल गांधी गए, फिर अमेरिका पढ़ने के लिए गए, वो उस तरह से फिर मेहनत करनी पड़ती है, उसमें अंक भी आते हैं और सब्जेक्ट भी ठीक ठाक आता है। माने एंटायर पॉलिटिकल साइंस हिंदुस्तान की किस यूनिवर्सिटी में है मुझे तो कम से कम जानकारी नहीं है। तो बहरहाल ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो आभासी दुनिया है, इसके जरिए बीजेपी ने बहुत हासिल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वो गुब्बारा फूट चुका है। मैं जो 2023 में बैठ करके देख रहा हूं कि ये लोगों के विवेक के पुनर्वापसी का दौर है और इसमें राहुल गांधी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। और जब लोगों का विवेक वापस आ रहा है, जो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और तमाम आईटी सेल के जरिए, और आईटी सेल ही नहीं, नेताओं के झूठ के जरिए, और उसमें सबसे अव्वल दर्जे का जो झूठ बोला है मोदी जी ने कि नाले के गैस से चाय बनती है, वो सारा कुछ हम लोग कई बार दोहरा चुके, इसलिए नहीं हो रहा हूं जी। उसी तरह का लोगों का माइंड सेट हो गया था। और इस समय भी बीजेपी के पास ले दे करके केवल एक ही चीज बची हुई है, वो स्वयं नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी अब एक ही बात हो गए। उनकी छवि भी जिस तरह से दरक रही है भारत में, अब जश्न का मौका तो उनको मिल जाता कर्नाटक में, लेकिन पानी फेर दिया खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। तो बेचारे क्या करें, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, वो सारे इवेंट होंगे जिसके जरिए वो भारत की संस्कृति, वो विश्व गुरु, ये सब दिखाया जाएगा। अब समस्या ये है कि राहुल गांधी पहले लंदन गए, अब इस बार अमेरिका जा रहे हैं, तो लग रहा है कि वो छद्म भी टूट रहा है। तो इसके बाद अब बचता क्या है? आगे आने वाले दौर में हम लोग देखेंगे, सितंबर में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और उस पर जो पूरे देश में होगा, जो फिर से ब्रांडिंग करने की जरूरत होगी बीजेपी को उस गोदी मीडिया के जरिए। अभी देखिए सेंगोल क्या है, ये ब्रांडिंग है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब किसी पार्टी या विचार का वक्त समाप्त हो रहा होता है और जिसके हाथ में वो वैचारिक पावर होती है, वो गलतियां करना शुरू कर देता है। पिछले 9 साल में राजतंत्र, हिंदुइज्म और ये जो पूरा गोदी मीडिया के जरिए और आरएसएस की आइडियोलॉजी के जरिए जो चीजें बनाई गई थी, उनका काउंटर डिस्कोर्स भी पैदा हो चुका है। जैसे हिंदुइज्म का सबसे प्रखर अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो अंबेडकरवाद है, बुद्धिज्म है। अब आप राजतंत्र का वो राजदंड लेकर के आ गए और हम सब लोग उसके गवाह हैं कि जितना काउंटर अटैक हुआ है इस पर। अब गोदी मीडिया कुछ भी कहती रहे, सच्चाई ये है कि दलित, पिछड़ा, महिलाएं और आदिवासी वो क्या सोच रहा है कि साहब ये तो राजतंत्र की वापसी हो रही, माने जहां पर हम गुलाम थे, क्या वो ये करना चाहते हैं? तो इससे तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो रही है। जो रायपुर अधिवेशन से लेकर के पूरे भारत जोड़ो यात्रा में जो सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने, राहुल गांधी अचानक ऐसे मजबूत नहीं हुए। और इसलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी का समय और राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी की बौद्धिकता के साथ साथ लोगों के विवेक की भी पुनर्वापसी हो रही। तो ऐसे में वे ही सवाल अब लोगों को विश्वसनीय लगने लगे हैं जो 4 साल पहले नहीं लगते थे। उनको नहीं लगता था कि राहुल गांधी जो हार्वर्ड से पढ़ करके आए हैं, उनको तो पप्पू बना दिया जा रहा है और जिसकी डिग्री ही विश्वसनीय नहीं है वो साहब विश्वगुरु बना हुआ है। लेकिन अब लोग उस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के जो 9 सवाल हैं, मैं उन 9 सवालों के भी बाहर जा रहा हूं। ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या कि किसानों के आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी? ये लोग नहीं पूछेंगे क्या कि कोरोना के उस पूरे आपातकाल में मोदी जी खामोश थे और गंगा के किनारे लाशें बह रही थी? क्या ये नहीं पूछेंगे कि लोग उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और दुकानों पर कालाबाजारी हो रही थी? ये सवाल नहीं पूछेंगे लोग क्या? लोग क्या ये नहीं पूछेंगे कि जिस वक्त पुलवामा हुआ उस वक्त मोदी जी शूटिंग में व्यस्त थे?
और उसके बाद क्या हुआ, आज तक उस जांच में क्या निकला, ये नहीं पूछेंगे लोग। ये नहीं पूछेंगे कि ऊना से लेकर के हाथरस तक केस होता है और मोदी जी एक बार भी कभी इस बात को नहीं कहते कि ये जो गुनहगार है इनको जेल में होना चाहिए। महिलाओं के सवाल पर अभी जो पहलवान लड़कियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर, वो मोदी जी कितनी दूर है, लेकिन एक बार भी क्या उन्होंने संबोधित किया है उनको? ये सवाल और ऐसे ही तमाम सवाल, महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, आपने क्या वादे किए थे? ये लोकतंत्र है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो राजतंत्र के प्रतीक हैं, मैं राजीव जी इस बात को कतई नहीं मानता कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी कभी ये गलती करेंगे कि इस देश में कोई हिंदू राष्ट्र की बात करें। वो इस बात को जानते हैं कि ये कहने का मतलब है कि होगा क्या। वो इसीलिए इसी संविधान की प्रक्रिया के जरिए उसको कमजोर जरूर करेंगे, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए इन्हीं सिद्धांतों का, इन्हीं मूल्यों का इस्तेमाल करेंगे। उसमें बेईमानी ये सब होगा, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो इस सेंगोल के जरिए कहें कि साहब हिंदू राष्ट्र बन गया है, वरना उसके बाद का हश्र भी वो कल्पना करते होंगे तो उनको पता होगा कि इस देश में दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और महिलाएं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इनके सामने की तस्वीर क्या होगी। इसलिए मुझे लगता है आज जो सवाल सबसे मजबूती के साथ सामने आ रहा है वो सोशल जस्टिस का है। और अब आप राजदंड लेके आएंगे, कभी कुछ और लेके आएंगे, ये वो गलती है जिसके जरिए मुझे लगता है कि बीजेपी और कमजोर हो रही है। अब आपने राष्ट्रपति जी को बड़े जश्न के साथ, कितने 1 लाख गांवों में जश्न किया गया था कि हमने पहली बार आदिवासी एक राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन अब इस समय आप जो अपमान कर रहे हैं राष्ट्रपति का और महिला का, वो अपमान क्या इस देश का 8 से 9% क्या आदिवासी स्वीकार कर लेगा? और इसका सबूत हम लोगों को मिला कर्नाटक में 15 में से 15 सीट बीजेपी हारी है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी आप इसी तरह का रिजल्ट देखेंगे। इसलिए मैं मान रहा हूं कि इस समय मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। ये गलतियां वो कर रहे हैं और करेंगे। मुझे लगता है कि अब विचार का ये जो अंत है उस समय इसी तरह की परिस्थितियां बनती हैं और राहुल गांधी जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। लोग अब जो कह रहे हैं कि ट्रक पर बैठ करके जा रहे हैं, वो एक शबीना अदीब का जो शेर है ना कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। 8 करोड़ की गाड़ी में चल करके ये जो महल बनवा रहे हैं और राहुल गांधी ट्रक में बैठ करके पैदल करने वाले। राजीव जी समय यही बताएगा 2023 में चुनाव करा ले या 24 में करा ले, परिणाम तो सामने आने ही वाला है। परिणाम सामने आने वाला है कह रहे हैं, चाहे 23 में करवा लें यानी अभी करवा लें या 2024 में, आज से साल भर बाद। आज 26 तारीख है और अगले साल 26 तारीख को हो सकता है कि कोई और प्रधानमंत्री ओथ ले रहा हो आज के ही दिन। तो ये भी हम देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि 1 साल का वक्त है और बहुत कुछ इस बीच होने जा रहा है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव और उससे पहले विधानसभा के भी कई चुनाव होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी अब रिकैप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप किस रूप में देखते हैं? बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, अमेरिका से जुड़े हुए थे, नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए थे हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जी, माफ़ी चाहूँगा कैलिफोर्निया मैं कह रहा था लेकिन नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए थे। आपसे समझना चाहता हूँ अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं जो कुछ यहाँ चल रहा है उसमें भी, और उससे इतर राहुल गांधी की अपनी राजनीति। राहुल गांधी यहाँ से शिमला जाते हैं तो ट्रक में बैठ के चले जाते हैं अंबाला तक, और लौटते वक्त वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं, वो वीडियो भी वायरल होता है। और प्रियंका गांधी के डॉगी को लेकर घूम रहे हैं, ये सब तो एक अलग अंदाज राहुल गांधी का, जो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ऑलरेडी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर रहे हैं। और अगर ये सब कुछ चल रहा है अमलेंदु जी, तो जो प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि आज करवा लो चुनाव चाहे 1 साल बाद करवा लो, रिजल्ट सबके सामने है, रिजल्ट शायद वही होगा जो कर्नाटक में हमने देखा है। क्या आपको भी लगता है ऐसा?
राजीव जी, जो आज के हालात हैं उनको देख के तो ऐसा ही लगता है कि चाहे चुनाव आज करवा लो और चाहे बाद में करा लो, परिणाम लगभग जो है ऐसे ही आएंगे जैसे कि आशा रविकांत जी ने जताई है। बल्कि हो सकता है कि चुनाव अगर समय से हुए और या लेट हुए तो और ज़्यादा दिक्कतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो आना शुरू हो जाए और ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाए। घर के अंदर की भी दिक्कतें होंगी, उनके घर के अंदर की मतलब संघ परिवार के अंदर की दिक्कतें भी होंगी और जनता के द्वारा भी दिक्कतें जो काफ़ी ज़्यादा पैदा होंगी, क्योंकि काफ़ी कुछ चिट्ठा जो है वो खुल चुका है। देखिए 9 साल तो निकाल दिए, 70 साल को गाली देते देते, तो अब ये 10वां साल जो बचा है इसमें तो आपको कुछ डिलीवरी करनी होगी ना कि आपने किया क्या इन 10 सालों में। जनता ये सवाल पूछेगी कि भाई ठीक है, आपने 70 साल गालियां दी, 70 साल के लिए आपने कांग्रेस को गालियां दी, बहुत अच्छा काम किया, गालियां पड़नी चाहिए थी, कांग्रेस को पड़ी, वो आपको देनी थी, वो आपका काम है गालियां देने का, तो आपने किया अपना ईमानदारी के साथ आपने अपना काम किया कांग्रेस को गाली देने का। लेकिन उससे देश का भला क्या हुआ? देश का भला जो हुआ वो बताइए मोदी जी, आपने देश के लिए क्या किया? ये सिंगोल उठा करके जो आप ले आए, इस सिंगोल से देश का क्या भला होगा? इस सिंगोल से तो देश का भला कुछ होना नहीं। और देखिए शातिरपना इतना ज्यादा है और उसमें गलतियां करते जाते हैं, जैसा कि कहा रविकांत जी ने की है, मोदी जी गलतियां करते चले जाएंगे। इधर सिंगोल लेकर के आ गया, उधर अमूल फिर पहुंच गया, वहां अब तमिलनाडु पहुंच गया, मतलब कर्नाटक में हरवा के आया है और अब तमिलनाडु पहुंच गया वो अमूल, अब वहां बवाल हो रहा है अमूल को लेकर के। तो ये सिंगोल जो है वो अमूल से लड़ेगा क्या वहां ना? क्या होगा ये? अभी तो मोदी जी जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मुझे लगता है राजीव जी कि अमूल के जरिए भी जो एक नई राजनीति शुरू हो रही है और शायद ऐसा है कि यह अमूल इस तरीके से पहले जो सारे देश भर में कब्जा कर ले दूध के कारोबार पे, और उसके बाद फिर ये भी क्या किसी गुजराती कारोबारी को फिर एक झटके में सौंप दिया जाएगा, जैसे जो है तमाम हवाई अड्डे सौंपे जा रहे हैं। इसके पीछे ये भी रणनीति हो सकती है। तो बहरहाल जो भी हो रणनीति, जो वो अलग का मसला है, अमूल का मसला बीच में आ गया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने लिए ही परेशानियां पैदा कर रही है, किसी और के लिए परेशानियां पैदा नहीं कर रही है। अब जो समय है डिलीवरी का समय है, जो 1 साल का समय है, आपको बताना होगा कि आपने किया क्या। तो वो जो आपने किया वो बताइए, वो बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ये जो है आप मतलब 70 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है वो अब है, ये आंकड़े हैं। तो प्रधानमंत्री जो उन्होंने वायदा किया था कि वो जब आएंगे सत्ता में तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो कहाँ है? तो वो 10 लाख जो है या 10,000 जो है वो नियुक्ति पत्र बांट के जो है वो 16 करोड़ रोजगार जो है वो तो नहीं दे दिए जाएंगे। तो ये सवाल जो है वो प्रधानमंत्री के लिए चिंता का विषय होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभारी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी जो थी वो एसपीजी सुरक्षा छीनी, और अगर वो एसपीजी सुरक्षा नहीं छीनते तो राहुल गांधी ना इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाल पाते और ना इस तरीके से ट्रैक में सवारी कर पाते। तो इसके लिए उनको जो है इस सरकार का दिल से जो है आभार प्रकट करना चाहिए कि जनता के बीच राहुल गांधी जो सहज तरीके से जा पा रहे हैं, उसमें भी मोदी जी का कहीं ना कहीं कोई हाथ है। तो इसके लिए उनका आभार प्रकट करना चाहिए। अब वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है कि वो पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है, तो अब वो ये जो सरकार है, मतलब ये जिस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को लागू कर रही है, तो ये अपने विनाश के कारण जो है वो स्वयं तैयार कर रही है, कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन करा लेते तो राजीव जी 19 दल काहे को एक साथ आते? नहीं आते, चिट्ठी नहीं लिखते 19 दल एक साथ। तो कल जैसे शायद प्रशांत जी ने कहा था कि आपने काम जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार जो एकजुट करने का काम कर रहे हैं उसको आपने आसान कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि वो विपक्ष का काम जो है आसान कर रहे हैं। अब जो चर्चाएं चल रही हैं वो अब चर्चाएं पता नहीं कि कितनी सही है गलत है। लगता ही है कि शायद जो सूचनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच रही है कि 2024 तक आते आते स्थिति ज्यादा ही खराब हो जाएगी। तो कुछ शर्मनाक पराजय से बचा जाए तो इसके लिए हो सकता है कि 2024 से पहले भी जो है कुछ बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो तो अंदर क्या चल रहा है वो मालूम पड़ेगा। बहरहाल लेकिन चुनाव चाहे आज हो और चाहे 2024 में हो, जो एनडीटीवी का सर्वे है वो सर्वे मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी के साथ तैयार किया गया है और वहां जो है किसी पूंजीपति ने संपादकीय नीति में कोई दखल नहीं दिया है। जी, संपादकीय नीति में पूंजीपति ने दखल नहीं दिया है, सही कह रहे हैं आप। जरा एक सवाल के साथ मैं आप सबके बीच आना चाहता हूं और जल्दी जल्दी उसका जवाब चाहूँगा। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास 9 साल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती आप क्या मानते हैं?
मैं ये मानता हूं राजीव जी, जो सबसे बड़ी गलती है, हमारे प्यारे देश को जो विद्वेष में तोड़ दिया गया है। देखिए, मैं बिल्कुल सही शब्द यूज करूंगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। हिंदू मुसलमान सिखों के बीच में जिस प्रकार की घृणा बोई गई है, जहर बोया गया है, इसने मेरे देश को इतना खराब कर दिया है। 2024 के बाद भी जो भी सत्ता में आएगा उसको 20 साल लगेगा इस नस्ल को ठीक करने में। हम लोग क्योंकि सेकुलर लोग थे, हमने सेकुलरिज्म देखा है। ये जो नई पीढ़ी है, इसके दिमाग में जहर घोल दिया गया है। इसको ठीक करने के लिए हमारे देश को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। सबसे बड़ी गलती है, इस देश को टुकड़े टुकड़े गैंग ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में तोड़ के रख दिया है। जी जी, मीनू जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती क्या है 9 साल? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती थी, नमो नमो लिखा हुआ नीले रंग का सोने के तार से कढ़ा हुआ सूट पहनना। उस दिन मोदी जी का असली चरित्र सामने आ गया था और मैंने उस दिन भी लिखा था, मैंने बहुत कड़ी पोस्ट उस दिन भी लिखी थी कि जो आज हम कह रहे हैं कि मोदी जी अंदर से खोखला ढोल है, खाली ऊपर से बजते हैं धम धमा धम धम, अंदर खोल के देखो तो कुछ नहीं है। तो उस दिन उस नीले सूट ने जो नमो नमो लिखा हुआ था जिसके ऊपर, उसने बता दिया था कि एक्चुअली इस आदमी के अंदर देयर इज नो सब्सटेंस इनसाइड, कुछ भी अंदर कुछ तत्व नहीं है इसके अंदर, खाली जवानी, रिटोरिक, शब्द जाल का मालिक है। और उस शब्द जाल में दुनिया फंस गई और अब भुगत रही है अपनी करनी का फल। देखो शायद 2024 में उसको कुछ सुधार ले। जी राजीव जी 2024। धनंजय जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती मोदी सरकार की? अब बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं कि 9 साल में ये कर दिए वो कर दिए, अभी आप गिना भी रहे सर, नमस्ते। लेकिन सबसे बड़ी गलती? जी सर, सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं कि उन्होंने जो है विपक्ष को भाव नहीं दिया, विपक्ष को पूरी अवहेलना की। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए खुद भी प्रयास किए, अपनी पूरी भक्त मंडली को लगा दिया, सरकार को लगा दिया। तो राहुल गांधी जो है विपक्ष के एक ऐसे नेता थे जो आज सबसे ज्यादा संभावनाशील वही दिख रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो एक आदान प्रदान होता है, संवाद की स्थिति होती है, उसको खत्म कर देना सबसे बड़ी जो है गलती मानी जाएगी इतिहास में मोदी जी। जी प्रोफेसर रविकांत जी, सबसे बड़ी गलती? मुझे लगता है कि मोदी जी का अहंकार, और उसने न सिर्फ इस देश के लोगों को डुबोया, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं बहुत कमजोर किया और खुद बीजेपी को भी वो ले डूबे और अंततः उनको भी वहीं जाना है। और हम लोग तो इस देश में बुद्ध से लेकर के कबीर तक जिस अहंकार को पढ़ते हैं कि वो सारी समस्या न सिर्फ व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी कितना नुकसानदेह होता है, ये जब से उन्होंने ओढ़ा है और उनको लगा कि हम महामानव हैं, और इस तरह आजकल तो मीडिया ही कह रहा है कि वो सिर्फ मनुष्य नहीं है, वो बहुत बड़े देवता हैं। तो मोदी जी को जब से ये भ्रम हुआ है तब से उन्होंने, मुझे लगता है कि न सिर्फ अपना समाज का बल्कि इस देश की राजनीति का भी और खुद बीजेपी और आरएसएस का ही बंटाधार कर दिया है। और आने वाले वक्त में हम इस चीज को देखेंगे। मुझे लगता है कि ये गवाही देगा ये समय कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसका परिणाम क्या हो। परिणाम 2024 शायद आज के दिन या इसी महीने हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी शायद नहीं जुड़े हैं या वीडियो डाउन है, हाँ शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वीडियो डाउन है। लेकिन अमलेंदु जी, आप गलतियां गिना रहे थे इसलिए ये सवाल मेरे दिमाग में आया। अब जरा आप बता दीजिए सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती राजीव जी की 2019 के बाद दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना। अगर प्रधानमंत्री 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेते तो ये सारे ढोल तमाशे जो जनता के सामने खुल करके नहीं आते, ना कोरोना की इतनी बड़ी त्रासदी होती और ना इस तरीके से सारी पोल खुलती कि ये तो ढोल जो अंदर से फटा हुआ है, पोस्टर फटा हुआ निकला जो है वो 2019 के बाद ही पता चला है दुनिया को। 2019 के बाद अगर मोदी की शपथ नहीं लेते तो मोदी जी का जो था वो पहला कार्यकाल जो था वो बड़ा स्वर्णिम कार्यकाल जो लिखा जाता, संघ परिवार जो है उसको 1000 साल तक गाता कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे हुए थे पहले गैर कांग्रेसी डीएनए के प्रधानमंत्री हुए थे और उन्होंने देश के लिए बड़े अच्छे काम किए।
मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जो सत्ता की लिप्सा थी वो दोबारा प्रधानमंत्री बनके उन्होंने जो है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इतिहास उनको किस तरीके से याद रखेगा राजीव जी, वो तो जब इतिहास लिखा जाएगा तब पता चलेगा। अभी के भाट चारणों के से जो वो इतिहास नहीं लिखे जाते हैं। इतिहास जब भी लिखा जाता है वो 200, 300, 400 साल के बाद लिखा जाता है, और इतिहास में जो है वो 10-20 साल की घटनाएं जो है बहुत छोटा सा काल माना जाता है। उस इतिहास में मोदी जी का क्या स्थान होगा ये 100 साल के बाद मालूम पड़ेगा, जिसकी इतिहास को बदलने के लिए मोदी जी जो है इतने प्रयासरत हैं कि नेहरू जी का चूड़ीदार पायजामा और सदरी पहन के नेहरू बन जाए। तो ये प्रयास जो है वो कितना सफल होता है नेहरू बनने का, ये इतिहास तय करेगा, वो बाद में मालूम पड़ेगा राजीव जी। जी कुछ हमारे दर्शक साथी जो हैं वो भी लिख रहे हैं कौन सबसे बड़ी गलती। एक दो मैं पढ़ के रखना चाहता हूं, फिर इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ेंगे। कमल पांडे जी हैं, सबसे बड़ी गलती झूठ ही लेना झूठ ही देना, देश खाए चना चबेना। ये सुनिए, ये हैं कमल पांडे जी। केजी वर्गीस साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती ये है कि मन की बात थोपते रहे, आम जनता के मन की बात जानने की कोशिश नहीं की, पत्रकारों का सामना नहीं किया। फिर डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी की सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस मुक्त भारत व राहुल को ख़त्म करने का प्रयास, ये बूमरैंग किया और अब जो सैलाब आया है उस रिवर्स धारा में स्वयं मोदी जी डूबेंगे और बीजेपी को भी 303 से 2 सीट पर ले आएंगे। तो देखिए अलग अलग विचार सबके। और सावित्री पांडे जी कह रही हैं आई थिंक क्वेश्चन शुड विच पॉलिसी कांग्रेस वुड टेक फॉरवर्ड। अब कांग्रेस कौन सी पॉलिसी लेकर के आगे बढ़े, सावित्री जी कह रही हैं। बिल्कुल कांग्रेस की बात भी बहुत करेंगे, लेकिन आज चूँकि दिन बीजेपी के जश्न का है और कांग्रेस ने ये 9 सवाल पूछे हैं, तो इन सवालों में अलग अलग मुद्दे तो हैं ही। उसके अलावा ये जानना ज़रूरी है हमारे पैनलिस्ट साथियों और आप तमाम जो साथी दर्शक साथी हमारे साथ जुड़ते हैं उनके ज़रिए कि आखिर आपके नज़र से कौन सी ऐसी भूल या कौन सी ऐसी गलती थी इस सरकार की जिसको याद रखा जाएगा इतिहास में। बहुत सारी बातें तो याद रखी जाएंगी, नोटबंदी कभी भूली नहीं जा सकती, जीएसटी की बात, और सबसे बड़ी चीज़ कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट, और उसके बाद भी आज की तारीख में भी उससे सबक नहीं लेना। गंगा में, यमुना में, अलग अलग नदियों में लाशें बह रही हों, अलग अलग जो क्रिमिनेशन सेंटर हैं वहाँ लाइन लगी हो, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आज तक मैं यही जानता था इस कोरोना काल से पहले कि सूर्यास्त के बाद शायद दफनाया या लाशें जलाई नहीं जाती, लेकिन सूर्यास्त के क्या आप रात को 2 बजे भी जाइए तो वहाँ लाइन लगी रहती थी। ये सब देखा है आँखों से, और मैं ही नहीं आप सब ने भी देखा होगा। तो ये तमाम बातें आज हम बहुत जल्दी भूल गए। इन गलतियों को तो इतिहास में याद रखा ही जाएगा। बहुत सारी गलतियां हैं जिन पर किन किन से पर्दा हटाएं, किन किन की बात करें, किन किन की बात न करें। तो उसके बाद भी 56 इंच है, एक अकेला सब पर भारी। देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, मीनू जैन जी, धनंजय जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में 2 और साथी जुड़े थे, सीधे नॉर्थ अमेरिका से हमारे साथ जुड़े थे वीरेंद्र वशिष्ठ जी, और इधर दिल्ली से जुड़े थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, देखिए बहुत शानदार चर्चा और अलग अलग